टेक पीढ़ी है, जो आधुनिक पीढ़ी है, वो शूट बूट और आईपीएस का बैच लेकर साथ में पढ़ रहे वर्तमान हैं। में लोकतंत्र की क्या स्थिति है? क्योंकि आपने, चाहे मैं किसान आंदोलन की बात करूं, चाहे किसी भी आंदोलन की मैं बात करूं, आप हर समय सक्रिय रहते हैं। और फिलहाल जो एक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे देश का गौरव है, प्रतीक है, सम्मान है, जितने भी हमारे खिलाड़ी है वो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। तो लोकतंत्र की स्थिति क्या है आपके अनुसार? देखिए, लोकतंत्र की स्थिति क्या है? लोकतंत्र को तो ये लोग खत्म करना चाहते हैं। जी। लोकतंत्र को तो डिब्बे में बंद करके इन लोगों ने रख दिया है, जी। ठीक है। और लोकतंत्र की जगह है ईवीएम ने ले ली, जी। ठीक है। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक मशीन है जी। और मैन मेड है वो, ठीक है। मैन मेड कोई भी यंत्र है, उसको हम कभी भी अपने हिसाब से चला सकते हैं। लोकतंत्र तो कहाँ है? लोकतंत्र को तो हत्या हो गई है। जी। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी जहाँ एक जागरूक नागरिकों की है, लेकिन नागरिकों को भी आपको पता है, नागरिकों का धर्म और जाति के आधार पर उनका भी माइंड दिमाग को शुद्धिकरण कर दिया गया है। जी। लोकतंत्र की बात आम जन तक पहुंचने ही नहीं दी। झूठे राष्ट्रवाद के सपने दिखाए जाते हैं। सच्चा राष्ट्रवाद का तो पाठ भी इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के जो किताबें हैं उनसे गायब कर दिया गया है। सच्चे राष्ट्रवाद की अगर व्याख्या लेनी है तो बाबा साहब से लेनी पड़ेगी। जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय में बात कही थी कि मैं ऐसे किसी अलग राज्य और उसको राज्य का कोई ऐसा नियम को मैं इनकार करता हूँ कि मैं किसी ऐसे विशेष राज्य को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे बाबा साहब। तो राष्ट्रवाद था। बाबा साहब ने कहा है कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। ये आपका सच्चा राष्ट्रवाद है, जब आप पहले और अंत में भारतीय हो, पहली सोच आपकी भारतीय हो और आपकी अंतिम सोच भारतीय हो। आप जब भी सोचें आपके देश के भले के लिए सोचें, आपकी हर कदम आपके देश के भले के लिए हो, आपका हर कार्य, आपकी हर सोच आपके देश की उन्नति, विकास और आपके देश की आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा के लिए हो। ये राष्ट्रवाद है। ये नहीं कि जो आज का जो हम माहौल है, इस देश का जो इन्वायर जो माहौल है वो अशांति है। हर आदमी डरे, जातीय रूप से डरे, धार्मिक रूप से डरे। आप जहाँ खुले में एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए, एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए, धर्म विशेष को टारगेट करते हुए, जहाँ उन लोगों को आप को कानून से ऊपर उठकर फैसला करने लग जाए तो लोकतंत्र कहाँ बचता है? लोकतंत्र तो है ही नहीं सर। लोकतंत्र को बचाने की मीडिया की है, और मीडिया है जो वो आपने पता है भाई किस हिसाब से मीडिया काम कर रही है। अब उस मीडिया की जगह आप जैसे जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल मीडिया है, लोकल मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के अंदर देश के मौजूदा हालात के विषय में बात करें, लोगों को देश के मौजूदा हालात के विषय में जागरूक करें। देश के अंदर धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और जातिवाद और देश की लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती हुई छवि के विषय में बात करें। तो ये आप थोड़ा सा अभी लोकतंत्र के विषय में तो इतना ही कहूँगा कि जी। तो लोकतंत्र खतरे में है। आपके अनुसार प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कितना इम्प्लीमेंट है? देखिए, भारतीय बाबा साहब ने क्या कहा है, बाबा साहब को अगर पढ़ेंगे ना तो जिस समय भारतीय संविधान अंगीकार हो रहा था 1950 के अंदर, जब भारतीय संविधान को लागू किया जा रहा था, तो उस समय बाबा साहब ने संविधान के अंदर अपने वक्तव्य में कहा था, जब उनका भाषण चल रहा था, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बड़े दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं संविधान को आपके हवाले कर देता हूँ। ऐसे क्यों कहा था बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने उस समय तत्कालीन जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसके अंदर जो वो लोग थे, जो सरकार बनी थी, उनके मंसूबे उन्होंने भांप लिए थे और वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे। बाबा साहब को उसमें दुख हुआ कि संविधान को अपने अनुरूप उन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान जी।
उस समय अच्छा है जब वो अच्छे व्यक्ति के संचालन में रहेगा। संविधान बुरे हाथों में जाकर बुरा और अच्छे हाथों में जाकर अच्छा साबित होगा। तो उस दौरान बाबा साहब ने से घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने भी पूछा था किसी उनकी मुलाकात हुई थी तो बाबा साहब के उस वक्तव्य के बारे में पूछा कि बाबा साहब आपने ये बात क्यों कही जी कि संविधान को आग के हवाले कर दिया जाए। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर विस्तार से बात करूं, लेकिन उस समय की नज़ाकत और स्थितियों को देखते हुए मैं उसके ऊपर विस्तार से बात नहीं कर पाया। विस्तार से आपको बात करूंगा और उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मैंने क्यों कहा। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर हमने हमारे द्वारा बनाए गए किसी मंदिर के ऊपर शैतान कब्जा कर लें तो उस मंदिर को गिराना बेहतर रहेगा। अगर हमारे द्वारा बनाए गए उस देवालय पर ये संविधान के अकॉर्डिंग बात की, ये संविधान के अकॉर्डिंग बात की गई जी, संविधान के लिए बोली गई। हाँ, संविधान के लिए बोली गई थी। ये लिखित है बाबा साहब के उस जो संविधान सभा के दौरान दिए गए भाषण है। तो वर्तमान समय में क्या स्थिति? यही हालात है यही हालात। अगर आज बाबा साहब होते ना तो ये बात बाबा साहब दोहराए बिना नहीं रह सकते थे। अपने हिसाब से इस देश के संविधान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके अंदर संशोधन किए जा रहे हैं, नए नए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे, देखो एक बिहार के अंदर बाहुबली था जी, जो उस समय IPS अधिकारी थे इस दल, जिनको मारने का उनके ऊपर आनंद मोहन जो जेल के अंदर थे, जो उम्र कैद की उनको सज़ा थी। तो अभी मौजूदा तेज ने क्या नाम है इनका, नीतीश कुमार सरकार ने उनको नियमों में बदलाव करके उनको जेल से बाहर करने का काम किया। तो ये देखो, ये संविधान का उल्लंघन है ना ये चीज़ें। तो संविधान को ये लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे अनुसार यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा साहब को अगर आज के समय होते तो बाबा साहब बहुजन राजनीति की दशा क्या है, दिशा क्या है? बहुजन राजनीति की दशा और दिशा तय करने का अभी देखिए, बहुजन राजनीति का जो एक दौर है साहब कांशीराम के बाद, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात की थी 21वीं सदी हमारी, 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। तो देखो, ये बहुजन लोग राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का अभी दौर है, लेकिन बहुजन लोगों के अंदर जो राजनीतिक इच्छा है और जो इनके अंदर जो शैक्षणिक सत्र है, जो उस हिसाब से देखा जाए तो नौकरियों के अंदर भी इन लोगों ने अपने अधिकार बचाने का काम किया है। तो एक सवाल हमें बीच में रोकना था, तो कौन है बहुजन लोग? बहुजन लोग हैं इस देश का इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिनका DNA इस देश के शुरुआती दौर के अंदर जो लोग, जो अभी चाहे वो राखी गढ़ी के लोग हों, जो है वो द्राविड़न लोग हों, चाहे जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हों, उनके साथ इस देश का जिनका मैच होता है, जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, जिनका खून पसीना इस देश की मिट्टी में है, जो इस देश को बनाने में हजारों साल से जो लगे हुए हैं और आज भी निरंतर इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो बहुजन लोग हैं। जी, तो कश्मीराज डायर ने मान्यवर साहब कांशीराम के साथ भी काम किया है और बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इत्तेफाक है। उसके बावजूद भी अन्य पार्टियों में भी आप गए हैं, जैसे मैं JJP की बात करूं तो वर्तमान में कश्मीराज डायर का क्या स्टैंड है, आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय की तो बात अलग रहेगी। फिलहाल हम सामाजिक मुद्दों पर अपने उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं और हम फिलहाल अपने समाज के प्रति अपने निष्ठा से अपने समाज को आगे बढ़ता हुए समाज को एक परिवर्तनशील देखना चाहते हैं, समाज के अंदर गतिशीलता देखना चाहते हैं, समाज के अंदर जो पुरानी रूढ़ियां हैं उनको ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं और समाज को समतामूलक समाज बनता हुआ देखना चाहते हैं। बाबा साहब का बहुजन समाज देखना चाहते हैं, गुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा देखना चाहते हैं और महात्मा गौतम बुद्ध जी का शांति स्वरूप देखना चाहते हैं। जी, तो आज आप नरवाना में मौजूद रहे और नरवाना में आज
आईपीएस जो वर्तमान में एडिशनल एसपी हिसार नियुक्त किए गए हैं, उनका आज नरवाना अम्बेडकर सभा की तरफ से विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो आप भी इसका हिस्सा रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए देखिए ऐसा है, वो जो फिलहाल नरवाना के अंदर जो एसएसपी हैं कुलदीप सिंह जी, बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके आने से नरवाना के अंदर बहुत कुछ बदला है। पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों की छवि में भी परिवर्तन आया है, लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है। ऐसे अफसर अगर समाज के अंदर रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा और दशा मिलती है। और अम्बेडकर सभा ने जो आज उनका सम्मान किया है, अम्बेडकर सभा इसके लिए बधाई की पात्र है। और ये बाबा साहब की बदौलत है कि हमारे समाज के एक उस समाज के नव युवक, पढ़े लिखे नौजवान बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। और बाबा साहब की शिक्षाओं का सदके, उनके लिखे संविधान की बदौलत, उनके दिए अधिकारों की बदौलत आज उस समाज के लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे और जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, उनके अगली पीढ़ी जो हाईटेक पीढ़ी है, जो आधुनिक पीढ़ी है, वो शूट बूट और आईपीएस का बैच लेकर साथ में पैदा हुई है, जो एचसीएस पैदा हुई है, जो आईएएस आईपीएस पैदा हुई है। चाहे वो टीना डाबी हो, चाहे वो उनकी बहन रिया डाबी हो, या हमारे आदरणीय सम्मानित आईपीएस कुलदीप सिंह जी हो, सब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के दिए अधिकारों की बदौलत है, उनके किए गए संघर्ष की बदौलत है। ये हमें सबको बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का तो जन्मों जन्मांतर तक हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए, उनको हमें दिल में बसा के रखना है और हर घर में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को। आज के युवाओं के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, वही समाज के विषय में हम अपने महापुरुषों के संघर्ष को जानिए, अपने महापुरुषों के जिन लोगों की बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं, जिन लोगों की शिक्षाओं की बदौलत, जिनके संघर्ष की बदौलत आज आप लोग एक बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। मानसिक गुलामी से जिन लोगों ने आपको निकाला है, जिन लोगों ने अपने आप को जलाकर और आप तक रोशनी लेकर आए हैं, जिनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, एक आलीशान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गुरु रविदास भवन बनकर तैयार हो। और ऐसे न जाने कितने ही भवन इस देश में बने हैं जहाँ आपको शान से चलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुरुषों को पढ़िए, उनको आत्मसात कीजिए, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उनको हमेशा साथ रखिए। उनको, अपने बच्चों को भी आने वाले समय में हर बच्चे के भी को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं। यही हमारा कहना है। जी धन्यवाद कश्मीरा जी। तो साथियों, ये थे हमारे सम्मानित साथी कश्मीरा हसडैर जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी है। और इन्होंने हर वो बात पूरी खोल के बताई है जो एक मिशनरी को कहनी चाहिए और लोगों को समझानी चाहिए। तो कश्मीरा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं और हम आशा करते दिलाते विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी कश्मीरा भाई से हम इनकी बातचीत यूं ही पब्लिक के सामने लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।